तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज WWE बैकलैश पेपर व्यू की। और ये बात हमको पता है कि हाँ भाई, आज जो कार्ड था WWE का वो काफी वीक था। तो अगर उनको किसी तरीके से शो को अच्छा बनाना था, सिर्फ एक उसका रीजन था उनके पास करने का, एंड दैट वाज बाय गिविंग अस गुड रेसलिंग मैचेस। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये काफी एंटरटेनिंग शो हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली मंडे नाइट रॉ की तरह लगभग 3 घंटे का चला, लेकिन WWE ने मेक श्योर करा कि इस वीक कार्ड को देने के बावजूद एक अच्छा रेसलिंग शो वो दे पाए। काफी हद तक प्रिडिक्टेबल था। मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शंस जो है वो आप लोगों की भी मैं जानता हूँ सही हुई होंगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कमेंट्स में कि रेसलिंग ओवरऑल आपको शो में कैसी लगी, क्योंकि आई थिंक कि हर एक मैच कुछ ध्यान में रख के प्रोड्यूस करा गया था कि ये उतना बड़ा मैच नहीं है ऑन पेपर, लेकिन अगर ये डिलीवर कर सकता है इनसाइड द रिंग तो डेफिनेटली ये एक अच्छा शो हो सकता है। तो अगर स्टार्ट से लेके एंड तक हम ओवरऑल इस शो की बात करें तो मैं काफी एंटरटेन हुआ इसको देख के। रेसलिंग वाज रियली गुड और जो 6 मैचेस हुए इसके अंदर उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें, क्योंकि एक टाइटल चेंज देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक कमाल का मैच था, वो भी आई क्विट मैच बिटवीन रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर। लेकिन इस शो को स्टार्ट करा था यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के पार्ट 2 मैच में, और एक बड़ा मोमेंट था कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों के लिए कि किस तरीके से वो अपने रेसलमेनिया मैच से भी आगे बढ़ के कुछ दे सकते हैं या फिर नहीं, क्या उसको वो बीट कर पाएंगे आज रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनका मैच था ओपनर के हिसाब से एक क्लासिक था। फिर से आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पे हम इनको जज कर सकते हैं कि इनकी इन रिंग केमिस्ट्री कितनी कमाल की है, उस पर किसी को कोई डाउट नहीं था और बिल्कुल इन्होंने डिलीवर भी करा। आई डोंट थिंक कोडी रोड्स किसी के भी अगेंस्ट जाए, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, सारी चीजें जो हैं वो उस पॉइंट पे बढ़िया रहने वाली हैं कोडी के लिए। और उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया दैट ही इज मेड टू बी ऑन द टॉप। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से लॉस लेना पड़ा। आई नो कुछ लोग डेफिनेटली उस चीज से खुश नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपनी प्रिडिक्शंस में आपको रीजन दिया था कि क्यों ये करना जरूरी है, क्योंकि कोडी रोड्स जो है वो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे एक उनको अच्छे रन पे रखना जरूरी है, इससे पहले कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए लड़ें, और वो उनका मेन गोल है। WWE में ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं। तो ये मैच काफी बैक एंड फोर्थ था, एंटरटेनिंग था। सेथ रॉलिंस की एक पेडिग्री से कोडी रोड्स ने किक आउट करा। कोडी रोड्स ने जब पहला क्रॉस रोड्स लगाया तो रॉलिंस काफी लकी थे कि उनका पैर जो है वो रोप पे जाके गिर गया, तो वहां पे कोडी को पिनफॉल नहीं मिली। लेकिन एट द एंड ये एक सनसेट फ्लिप रोल अप के सीक्वेंस में थे और वहां कोडी रोड्स को एडवांटेज मिली। उन्होंने सेथ रॉलिंस की टाइट्स को पकड़ा और उन्होंने यहाँ पे इस विक्ट्री को ले लिया। तो काफी फाइन मार्जिन था इस विक्ट्री में कोडी रोड्स के पास। ऐसा नहीं था रेसलमेनिया की तरह की 3-3 क्रॉस रोड्स लगाई और डिस्ट्रॉय कर दिया सेथ रॉलिंस को। तो रॉलिंस को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरीके से मैं हार गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत क्लोज कॉल थी वो रेफरी के लिए भी। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे WWE ने आई थिंक एक नया मैच सेटअप कर दिया है बिटवीन रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, जो कि इनसाइड हेल इन अ सेल देखने को मिलेगा। और ये चीज मैंने प्रेडिक्शंस वीडियो में बोली थी कि यही करना चाहिए। तो वो थर्ड मैच होगा, मे बी वहां पे भी कोडी रोड्स ही जीतेंगे, लेकिन ये जो इनकी ट्रिलॉजी रहने वाली है वो काफी कमाल की होगी, और वो सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर पे फ्यूचर में कैसे इंपैक्ट डालेगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ओवरऑल अ फैंटास्टिक ओपनर, कोडी रोड्स डिफीट्स सेथ रॉलिंस। इसके बाद ओमॉस का मैच हुआ बॉबी लैशली के साथ। कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, मैंने बोला था कि लैशली को जीतना चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होगा विक्ट्री से, लेकिन WWE ने इस केस में 50-50 बुकिंग करने की सोची और ओमॉस को विक्ट्री दी, जबकि बॉबी लैशली ने एक स्लैम भी लगाई, अपनी हर्ट लॉक पीस बार सक्सेसफुली लगाई ऑन ओमॉस। लेकिन MVP रिंग साइड पे जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था, वो अटैक करते हैं अपनी केन से यहाँ पे बॉबी लैशली को, और उसका फायदा ओमॉस ने उठाया टू डिफीट लैशली। अब एक बुरी बात यहाँ पे है कि आई थिंक इनके बीच में भी तीसरा मैच होगा, तो हेल इन सेल पेपर व्यू भी क्या एक बार फिर से सारे रेसलमेनिया के ही मैचेस का रीमैच होगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे गाइस ओमॉस ने लैशली को हरा दिया काफी एवरेज मैच में। इसके बाद हम बात करें एक बार फिर से एक्सपेक्टेशंस रियली हाई, और इन्होंने डिलीवर करा था रेसलमेनिया में भी एज अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स की जो है वो लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड था, उस पर वो टेप लगा के आ रहे थे, तो अपनी इंजरी को सेल कर रहे थे। और एज के पास यहाँ पे एक नुकसान था कि डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पे नहीं है, तो वो किस तरीके से आखिर एजे को हरा सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और जो मैंने प्रिडिक्शन बोली थी भाई, एग्जैक्टली WWE ने वही करा कि अगर एक मेंबर नहीं हरा सकता तो कोई नया मेंबर तो फैक्शन में ऐड करा जा सकता है। और बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हुई, क्योंकि रिया रिप्ली जो कि पूरे तरीके से उन्होंने एक हुडी पहनी हुई थी, पता नहीं लग रहा था वो कौन है, वो एजे स्टाइल्स को रोप से धक्का देती हैं और एज अपना सबमिशन लगा के पास आउट करा देते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स को।
ओवरऑल मैच के अंदर काफी क्लोज आए। एक बार एजे जब उन्होंने अपना काफ क्रशर लगाया, लेकिन एज ने उस पॉइंट पे रोप ब्रेक कर लिया। दूसरी टाइम जब वो जा रहे थे टॉप रोप पे कि वो किसी अलग तरीके का मूव लगा सकें, क्योंकि उनके लेफ्ट शोल्डर की इंजरी की वजह से जो कि पूरे मैच में एज ने उस पर अटैक करा था, उनका फिनोमिनल फोरआर्म लगाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। उन्होंने ट्राई करा लेकिन वो चीज़ काम नहीं करी। एंड आई थिंक इनकी फ्यूड में आगे जाते हुए ये चीज़ गाइस काफ़ी रेलिवेंट रहने वाली है कि एज स्टाइल्स ने अभी तक एज के ऊपर फिनोमिनल फोरआर्म नहीं लगाई और वो एक सक्सेस नहीं रहा है, यानी कि एजे को उसने विक्ट्री नहीं दिलवाई। तो एट द एंड डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं बाहर, लेकिन वो रिंग साइड से थोड़ा पीछे थे और फिन बैलर उनको अटैक करते हैं और इस सारी डिस्ट्रैक्शन के चलते रिया रिप्ली भी वहां पे आई और एज ने एक बार फिर से एजे स्टाइल्स को हरा दिया। जजमेंट डे के अंदर 3 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, जो कि बढ़िया बात है। आई थिंक आने वाले टाइम में और मेंबर्स को ऐड करा जाएगा एंड देन दिस ग्रुप इज गोइंग टू बिकम अ ह्यूज थिंग ऑन मंडे नाइट रॉ, और वही हम चाहते हैं देखना। और मैंने आपको बोली थी ये बात कि अगर एज इस चीज के साथ जुड़े हैं तो WWE इस पे गिव अप नहीं करने वाली, इसको बड़ा बना के छोड़ेंगे। और काफी कमाल की लुक लग रही थी मुझे रिया रिप्ली की जब वो वहां पे एज के साथ खड़ी हुई थी। हु इज नेक्स्ट, क्या चांपा आने वाले हैं, उसके बाद और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एंड एट द एंड इस टेबल का गोल क्या रहेगा, और दूसरी तरफ फिन बैलर एजे स्टाइल्स एक बार फिर से आउट नंबर्ड हो गए हैं, तो कौन सी ऐसी फीमेल सुपरस्टार है जो वो अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। गाइस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दिस वाज अ ग्रेट मैच। इसके बाद प्रोबेबली लोग बोलेंगे कि ये मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर था एंड दैट वाज शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी आई क्विट मैच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और मैं सिंपल बात ये बोलूंगा कि रेसलमेनिया के मैच से इनके डेफिनेटली ये बहुत अच्छा और बेटर मैच था। इस वजह से क्योंकि उनके पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी करने के लिए। दे कुड यूज स्टील चेयर्स, केंडो स्टिक्स, पूरे मैच में क्राउड चैंट कर रहा था वी वांट टेबल्स, लेकिन वो देखने को मिला नहीं। और यहाँ पे क्राउड के बीच में भी गए, वहाँ पे भी इन्होंने लड़ा। काफ़ी कूल सीक्वेंसेस देखने को मिले, जैसे कि एक बार रोप पे जब उल्टा लटका के रोंडा राउजी ने अपनी आर्म बार लगाई शार्लेट के ऊपर, लेकिन उस पॉइंट तक किसी ने आई क्विट बोला नहीं था। एट द एंड देखने को मिलता है कि शार्लेट फ्लेयर के पास एक स्टील चेयर थी इन द मिडल ऑफ द रिंग और वो माइक लेके कहती हैं कि देखो भाई रोंडा, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका आई क्विट बोलने का, हैप्पी मदर्स डे। और वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं शार्लेट ने एक लाइन क्रॉस करी और यहाँ पे वो कोशिश करती हैं कि मैं फिगर 8 लगाऊंगी चेयर में फंसा के रोंडा को, लेकिन उनके ऊपर वो उल्टा पड़ जाता है क्योंकि रोंडा अपना जो है आर्म बार लगा देती है थ्रू द चेयर। और पहले जबकि शार्लेट ने आई क्विट बोला नहीं, रोंडा ट्विस्ट करती है शार्लेट के आर्म और उसी पॉइंट पे शार्लेट ने बोल दिया आई क्विट। इसका मतलब ये है कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप अब नया चैंपियन हमको देखने को मिलेगा रोंडा राउजी की फॉर्म में। और यहाँ पे ऑफिशियली बैकस्टेज बताया गया कि शार्लेट को जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। इसका मतलब ये है कि शायद अब वो कुछ टाइम तक दूर रहेंगी। इसका मतलब ये भी है कि रोंडा इज गोइंग टू बी अ चैंपियन फॉर सम टाइम और कोई नया अपोनेंट आएगा उनके लिए यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना स्टोरी प्रोग्रेस कैसे करती है, लेकिन आई थिंक WWE का परफेक्ट डिसीजन था इस टाइम पे, यही करना जरूरी था कि एक टाइटल चेंज हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रोंडा एक बेटर चैंपियन बन पाए, शायद स्मैकडाउन को इंटरेस्टिंग बना पाए, लेकिन आई डोंट नो गाइस, जब वो देखने को मिलेगा तो पता लगेगा। बट ओवरऑल दिस वाज एन एंटरटेनिंग मैच। इसके बाद मैडकैप मॉस का मैच हुआ अगेंस्ट हैप्पी बैरन कॉर्बिन। कुछ मेरी खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं और यहाँ पे भी सनसेट फ्लिप रोल अप को यूज करके एक बार मैडकैप मॉस ने हरा दिया कॉर्बिन को। तो उनका जो है वो टाइम और खराब होता चला जा रहा है और आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था कि मैडकैप को विक्ट्री देनी जरूरी है और उनका कैरेक्टर काफी अच्छा पॉजिटिव ग्रो कर रहा है। तो उनके साथ WWE अब क्या करेगी देखना इंटरेस्टिंग है। बट गाइज ओवरऑल इस मैच ने कुछ उतना खास करा नहीं, लेकिन जिस मैच ने बहुत खास करा है, आई थिंक without a doubt this is my match of the night, the 6-man tag team match, the bloodline यानी कि रोमन रेंज एंड द यूसोस अगेंस्ट RK मैकब्रो, रैंडी ऑर्टन रिडल एंड ड्रू मैकिंटायर। जिस तरीके से इसको अराउंड 25-30 मिनट चलाया गया और बुक करा गया मैच को, बहुत बढ़िया था। रोमन रेंज अपने पेस पे इस मैच को चलाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में जब ड्रू मैकिंटायर अंदर आए तो रोमन रेंज को वो बुलाते हैं, रोमन टैग करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो वापस जिमी ऊसो को टैग कर देते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ चल रहा था, रोमन ड्रू मैकिंटायर को अवॉइड कर रहे थे और फिर काफी समय तक मैच में रिडल के ऊपर ये जो हील टीम है वो अटैक करती है और उनको हॉट टैग वो करने देते नहीं। लेकिन फाइनली जब यहाँ पे जो है रिडल हॉट टैग करते हैं मैकिंटायर को और दूसरी तरफ रोमन रेंज गलती से फटाफट टैग इन कर लेते हैं, ये बात उनको रियलाइज नहीं होती कि दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर है। तो ये फाइनली लड़ना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं गाइज और यहाँ से मैच ने एक्चुअली पिकअप किया और उसके बाद रोमन रेंज के पास मोमेंटम था और ड्रू मैकिंटायर एट द एंड यहाँ पे हॉट टैग करते हैं ऑन रैंडी ऑर्टन।
तो रैंडी ऑर्टन जैसे ही फाइनली रिंग के अंदर आते हैं भाई, उन्होंने आरकेओ की बारिश करी फिर से और जिमी ऊसो, जे ऊसो और सरप्राइजिंगली रोमन रेंस के एक सुपरमैन पंच को उन्होंने आरकेओ के अंदर कन्वर्ट करा। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे आरकेओ लगाई जिमी के ऊपर, तो जे जो है वो एक क्लोज यहाँ पे बचा लेते हैं पिनफॉल और मैच हारने नहीं देते अपनी टीम को। उसके बाद हमें देखने को मिला कि रोमन रेंस को आउट ऑफ नोवेयर जब वो बिल्कुल मोमेंटम में थे रिंग में, ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक पे लगाते हैं। तो बैक एंड फोर्थ सब कुछ चल रहा था, हर टीम के पास एक एक पॉइंट पे मोमेंटम था, कौन जीतेगा वो पता नहीं लग रहा था। और रोमन रेंस ने ऑर्टन से अपना बदला लिया, एक सुपरमैन पंच लगा के आउटसाइड द रिंग, और रोमन ने ड्रू मैकिंटायर से भी बदला लिया, उनको टेबल के थ्रू फेंक के जब उन्होंने यूरन आगे लगाई। एंड एट द एंड देखने को मिलता है कि जे ऊसो को जबकि रिडल एक कमाल का आरकेओ लगाते हैं फ्रॉम द टॉप रोप, यहाँ पे रोमन रेंस उनको टैग इन कर लेते हैं और रिडल को एक स्पीयर लगा के उन्होंने पिन कर दिया एंड द ब्लड लाइन डिफीटेड आरके मैकब्रो। तो आई थिंक गाइज कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जो बुकिंग थी इस मैच की वो बहुत फैंटास्टिक थी, जो पेस था वो बहुत बढ़िया था, और आई थिंक रिजल्ट जबकि कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल था। 2 बार तो एटलीस्ट इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम की चैंट हुई है, जो कि क्लियरली बताता है कि ये पेपर व्यू एक बार फिर से उतना बड़ा नहीं था। रेसलमेनिया को फॉलो अप करना हमेशा मुश्किल रहता है, एक बार फिर से WWE उतने लेवल के मैचेस नहीं लेके आ सकती, लेकिन रेसलिंग फाइनली इस रेसलिंग शो के अंदर कमाल की थी और उसने डेफिनेटली शो को जो है वो हाईलाइट बनाया, वर्थ वॉचिंग बनाया। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा था वहां पे जिसको ये 6 मैन टैग टीम मैच पसंद नहीं आया हो। तो अब WWE किस तरीके से आगे जाती है इंटरेस्टिंग है, यूनिफिकेशन मैच क्या होगा वो देखना बाकी है, और उसके बाद रोमन रेंस का अपोनेंट क्या ड्रू मैकिंटायर होंगे या फिर रैंडी ऑर्टन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जा सकता है, वो गाइस शायद हमको अब पता लगेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है आफ्टर रेसलमेनिया बैकलैश। द नेक्स्ट शो इज हेल इन अ सेल। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। ये था आपका आज के पेपर व्यू का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।